Hello students, today we will start chapter 13 NCERT chapter 13 probability। बेटा +1 में आपने एक चैप्टर किया था probability, उसमें आपने इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, सारी डेफिनेशंस भी आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं। तो एक बार ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप +1 की बुक खोल के वो वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होती हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, काफ़ी डेफिनेशंस हैं उसमें, वो सारी एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लेना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। बाकी मैंने एक और वीडियो सेंड की है, इस वीडियो से पहले एक वीडियो सेंड की है इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ये सारी डेफिनेशंस क्लियर की भी हुई हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वो अच्छी तरह देख लेना। बेटा एक्सरसाइज 13.1 में हमारा मेन टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस एक्सरसाइज में हमने इसकी डेफिनेशन करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रॉपर्टीज, और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं इसकी। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं? जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो उसकी पॉसिबल आउटकम होती है वो क्या होती है? इवेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड अपीयर होना क्या होगी? इस एक्सपेरिमेंट की एक इवेंट होगी। टेल अपीयर होना भी इसकी इवेंट होगी। इसी तरह रैंडम अकॉर्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इनमें अलग अलग इवेंट्स होंगी। और सैम्पल स्पेस एक टर्म यूज होती है, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारी पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन क्या होगी? सैम्पल स्पेस। ये दो तीन चीजें मेन इसमें यूज होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स associated with a random experiment, then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred। यानी हमने क्या करना है इसमें? इवेंट A के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? जो इवेंट B है वो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, ठीक है। एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए गिवन बी। देखो इसकी नोटेशन क्या होती है? पी ए गिवन बी। पी ए गिवन बी का क्या मतलब है? अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। जो ये साइन हमने लगाया है इसका मतलब क्या है? इट इज गिवन दैट। क्या गिवन है? बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अगर बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो पी ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी सच दैट पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में आपके यूज होगा। ये फॉर्मूला किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इट इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर? तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों की एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी दोनों का एक साथ अकर होना। और पी बी का मतलब क्या है? बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ ये पूरा क्लियर किया हुआ है अच्छी तरह। पी ए गिवन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट। गिवन दैट इस साइन का मतलब है बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी सच दैट पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये पी बी 0 के इक्वल हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो और पी ए गिवन बी डिफाइन नहीं होगा उस केस में। तो पी बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ इसका प्रूफ किया हुआ है। पी ए गिवन बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी। इसे हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। नीचे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी यानी एन बी।
अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम एन एस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एन एस से डिवाइड कर दें तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है +1 में, किसका फॉर्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी। और जो नीचे वाली टर्म है ये किसका फॉर्मूला, एन बी अपॉन एन एस, पी बी का फॉर्मूला बने। तो यहाँ हमारे पास डिराइव हो गया ये फॉर्मूला, पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी सच दैट पी बी शुड नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ तो हमने पी ए गिवन बी निकाला था, पी ए गिवन बी का मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। अगर यहाँ उल्टा हो जाए, पी बी गिवन ए निकालना हो, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इफ इट इज गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन भी तो सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ क्या आ जाएगा, पी ए, वहां क्या था, पी बी, क्योंकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका तो यहाँ हमने पी बी की वैल्यू रख दी, यहाँ ए ऑलरेडी अकर हो चुका तो यहाँ हमने पी ए की वैल्यू लिखनी है। तो ये तो इसका फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन था। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। लेट अस सपोज ए एंड बी बी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने मान लिया कि ए और बी दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस की, किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस एस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, पी ए गिवन बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हम दो पार्ट्स में इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि पी ए गिवन बी लेस देन इक्वल टू 1, दूसरे पार्ट में पी ए गिवन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों प्रूव करके इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट हम इसे प्रूव कर रहे हैं। तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी का सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जहां जिस सेट में ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो। क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, वी नो दैट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, पी बी से लेस देन इक्वल टू होगी, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू एन बी हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम दोनों साइड एन एस से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी बी। ये स्टेप इससे आया। क्लियर है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी बी है। अगर दोनों साइड पी बी से आप डिवाइड करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला ये किसका है, पी ए गिवन बी का। तो हमारे पास यहाँ प्रूव हो गया पी ए गिवन बी लेस देन इक्वल टू 1। अब दूसरा पार्ट हमने क्या प्रूव करना है, पी ए गिवन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको पता ही है। दोनों साइड आप पी बी से डिवाइड करोगे तो जो ये टर्म है ये तो 0 ही रहेगा। ये टर्म ये किसका फॉर्मूला बनेगा, पी ए गिवन बी। तो पी ए गिवन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, पी ए गिवन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पी एस गिवन बी इज इक्वल टू पी बी गिवन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज करना है कंडीशनल का। वी नो दैट पी एस गिवन बी इज इक्वल टू पी एस इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वही फॉर्मूला पी ए गिवन बी का जो हम फॉर्मूला यूज करते आए हैं वही फॉर्मूला हमने एस गिवन बी पे लगा दिया। तो पी एंड एस इंटरसेक्शन बी, एस क्या है, सैंपल स्पेस, बी क्या है, इवेंट है उस सैंपल स्पेस की। क्लियर। तो एस इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल होगा, क्योंकि एस इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पी एस इंटरसेक्शन बी पी बी के इक्वल हो गया। तो पी बी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ प्रूव करना है पी बी गिवन बी इज इक्वल टू 1। तो पी बी गिवन बी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कंडीशनल का। तो पी बी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल। तो पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस and f is an event of S such that pf is not equal to 0, then pa union b given f is equal to pa given f plus pb given f minus pa intersection b given f। कई बार इसका सीधा प्रूफ आ जाता है,
तो ये हम किस तरह से करेंगे, हमने क्या प्रूव करना है, पी ए यूनियन बी गिवन एफ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इसका क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ इट इज गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जो फर्स्ट सेट हो गया वो कौन सा हो गया, ए यूनियन बी, सेकेंड किसका है, एफ का है। तो फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड सेट, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये डेफिनेशन हमने अप्लाई की है इस पे। उसके बाद यहाँ क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है सेट्स में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ हमारे पास आ गया पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ हमने ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है +1 में, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी फर्स्ट सेट यूनियन सेकेंड सेट, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड सेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, यहाँ ये फर्स्ट सेट पूरा यानी ए की जगह ये पूरा, बी की जगह ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें अप्लाई करो इस फॉर्मूले में। तो ए की जगह ए इंटरसेक्शन एफ और बी की जगह बी इंटरसेक्शन एफ, तो पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस बी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ एज इट इज। तो सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास ये आ गया। अब पी एफ को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर, तो पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ by definition of condition probability, this is equal to PA given F. This expression is equal to PB given F. A intersection B intersection F किसके इक्वल होगा, A intersection, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, PA intersection B given F. क्लियर, तो यहाँ हमारे पास प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई वैल्यू। इसका एक पर्टिकुलर केस है, अगर ए और बी, यहाँ ए और बी दो इवेंट्स की बात चल रही थी, और अगर ये दोनों इवेंट्स अगर डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट की कंडीशन आपको पता है कि अगर दो इवेंट्स डिसजॉइंट होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, नल। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो in that case if A and B are disjoint sets, in that case PA union B given F is equal to PA given F plus B given F. क्लियर, तो ये कभी कभी ये केस यूज हो सकता है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पी ए डैश गिवन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए गिवन बी। तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड में हमने ये प्रूव किया था अभी, पी एस गिवन बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और एस एस क्या है, बेसिकली सैंपल स्पेस है, और ए कोई इवेंट है उसकी, और ए डैश क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। ए डैश का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। तो एस किसके इक्वल है, ए यूनियन ए डैश। तो हम ये वैल्यू लिखेंगे, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश गिवन बी इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि ए सेट और उसका कंप्लीमेंट्री सेट दोनों डिसजॉइंट होते हैं, तो ए और ए डैश दोनों डिसजॉइंट होंगे, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगी, 0। अब इस एक्सप्रेशन में हम जो अभी थर्ड प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, पी ए गिवन बी प्लस पी ए डैश गिवन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन ए इज गिवन बी इज इक्वल टू 1। ए और ए डैश डिसजॉइंट है, तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया, और हमारे पास ये फर्स्ट के दो एक्सप्रेशंस बच गए। तो पी ए गिवन बी प्लस पी ए डैश गिवन बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी ए डैश गिवन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए गिवन बी। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी। वैसे इनके प्रूफ्स नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभी इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आ जाता है, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल हमने फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। यहाँ हमें क्या गिवन है, इफ PA इज इक्वल टू, PA मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A is equal to 7/13, PB is equal to 9/13 and PA intersection B is equal to 4/13, then evaluate PA given B। तो सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास PA given B का, PA intersection B upon PB, PA intersection B upon PB। PA intersection B की वैल्यू है हमारे पास 4/13, PB की वैल्यू है 9/13, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 4/9। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी इस एक्सरसाइज के इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो आप खुद ट्राई करोगे सारे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। तो यहाँ हमने ये देखना है, एक तो ये गिवन दैट है ना, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लिया करो आप चाहे पहले ही। जो गिवन दैट के बाद वाली इवेंट है, यानी जो कि गिवन है ऑलरेडी, वो इवेंट कौन सी होगी, बी। और जो फर्स्ट ई या एफ, बी ए या बी जो भी आप मान रहे हो अकॉर्डिंगली आप मान सकते हो। जो गिवन दैट से पहले वाली इवेंट है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ए गिवन बी में ए इवेंट क्या होगी, फर्स्ट वाली इवेंट, बी इवेंट क्या होगी, बाद वाली इवेंट। क्लियर। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस हम किसका बनाएंगे, सबसे पहले ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सपोज ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, या फर्स्ट चाइल्ड बॉय होगा सेकंड चाइल्ड गर्ल होगा, या फिर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होगा सेकंड चाइल्ड बॉय होगा। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आपका सैंपल स्पेस आपका इजीली बन जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट स्मॉल b स्टैंड फॉर बॉय एंड g स्टैंड फॉर गर्ल। द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, तो सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाना है, क्योंकि सैंपल स्पेस में से ही इवेंट्स निकलेंगे, क्योंकि इवेंट सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। क्लियर। तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल आउटकम्स ही होती हैं सारी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट की सारी पॉसिबल आउटकम्स हम लिख लेते हैं। या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, तो फर्स्ट आउटकम हमने ले ली BB, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, सेकेंड आउटकम इज GG, या फर्स्ट चाइल्ड बॉय सेकेंड चाइल्ड गर्ल, तो थर्ड आउटकम इज BG, या फिर फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल एंड सेकेंड चाइल्ड इज बॉय, तो फोर्थ आउटकम कौन सी हो गई, GB। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सारी आउटकम्स होंगी 4। क्लियर। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। उसके बाद हमने E और F इवेंट्स डिफाइन करने की हम क्या क्या मान के चल रहे हैं। लेट E एंड F डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट E चाहे AB मान लो चाहे EF मान लो, जनरली मैंने यहाँ EF ही मानी हुई है। E इवेंट हमने मान ली गिवन दैट से पहले वाली इवेंट, जिसकी हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी हमने क्या कर, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी ई इवेंट कौन सी होगी, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। क्लियर। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, यानी एफ इवेंट कौन सी होगी, गिवन दैट के बाद वाली इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। क्लियर। जो हम निकाल रहे हैं वो हमने ई मानी है, जो गिवन दैट है वो हमने एफ मान ली। क्लियर है। तो अब ई इवेंट का हम सेट बना लें। ई इवेंट का सेट क्या है, ई इवेंट क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो अब इसमें से ई इवेंट का सेट बनाने के लिए हम सैंपल स्पेस की तरफ जाएंगे। सैंपल स्पेस में देखेंगे कि किस आउटकम के अंदर दोनों चिल्ड्रन बॉयज हैं। तो वो देख रहे हो आप, फर्स्ट आउटकम BB में दोनों चिल्ड्रन बॉयज हैं, तो यहाँ हमने ई का सेट बना लिया BB। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास आ गई। क्लियर। एफ इवेंट हमने मानी थी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। अब हम एफ इवेंट का सेट बनाएंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय का क्या मतलब है कि दोनों चिल्ड्रन में से कम एक बॉय होना चाहिए। क्लियर। तो फिर अब देखो सैंपल स्पेस के अंदर देखो कि कौन कौन से आउटकम्स हैं जिनमें एटलीस्ट वन बॉय है। तो फर्स्ट आउटकम आएगी BB, GG दोनों ही गर्ल्स हैं, तो यहाँ हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
BG एटलीस्ट 1 बॉय है, ये भी आएगी इसमें आउटकम, और GB इसमें भी एटलीस्ट 1 बॉय है, ये भी हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये तीनों आउटकम्स हमारे F इवेंट के अंदर आ गई। क्लियर हुआ? E और F दोनों के हमने सेट बना लिए। क्लियर? हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए? हमने बेसिकली बेटा निकालना क्या है? निकालना है हमने PE गिवन F, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, यानी अगर हम PE गिवन F निकाल रहे हैं तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू चाहिए और PF की वैल्यू चाहिए। अब PF की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास F इवेंट हमने देख ली। अब हमारे पास कमी क्या है? E इंटरसेक्शन F इवेंट की। E इंटरसेक्शन F इवेंट ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। E और F दोनों सेट्स आपके सामने हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन आप देख सकते हो क्या बन रहा है। BB यहाँ भी है, दोनों का इंटरसेक्शन सेट कौन सा हो गया? BB। क्लियर है? तो यहाँ E इंटरसेक्शन F भी आ गया। फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया, तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी वैसे आती है, हम इसमें दोबारा कर लेते हैं। PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू कैसे आएगी? फॉर्मूला है हमारे पास NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS। NE इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। क्लियर? तो यहाँ देखो E इंटरसेक्शन F के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 है, ठीक है। और S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आउटकम्स है। E इंटरसेक्शन F के अंदर 1 आउटकम है। क्लियर? तो NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, NE इंटरसेक्शन F क्या हो गई? 1, NS क्या हो गई? 4, तो 1/4। क्लियर? दूसरी वैल्यू हमें किसकी चाहिए? PF। PF का फॉर्मूला क्या है? NF अपॉन NS। NF में हम देखेंगे F सेट जो हमने अभी यहाँ इवेंट लेके यहाँ सेट बनाया है, F सेट के अंदर कौन कौन से कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 आउटकम्स हैं, यानी NF की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और NS की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं 4 है, तो 3/4 इसकी आ गई। अब हमने निकालना क्या है? PE गिवन F, ये दोनों वैल्यूज 1/4 एंड 3/4 इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ गया 1/3। तो ये बस बेटा इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ मैथमेटिकली आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपने देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। थोड़ा समझ के अच्छी तरह आपको इवेंट्स पहले डिफाइन करनी है कि E इवेंट कौन सी है, F इवेंट कौन सी है, उसके आउटकम्स देखने। लेकिन सबसे पहला काम हमारा सैम्पल स्पेस बनाने का रहेगा। सैम्पल स्पेस बना लोगे तो बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चंस करते जाओगे। क्लियर है? सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के समझ के इवेंट्स डिफाइन करके हमने अपने आप सारी वैल्यूज देखनी है, इसमें गिवन है। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये सारे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, +1 में आपने ये पढ़े हुए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाले अभी हम पढ़ रहे हैं। PA यूनियन B का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, PA + CB - PA इंटरसेक्शन B। P नॉट A का मतलब क्या है? PA' यानी कंप्लीमेंट ऑफ A। PA + PA' इज इक्वल टू 1, ये भी +1 में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से PA प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। क्लियर? PA गिवन B वाला फॉर्मूला भी हमने किया ही है, PB गिवन A उल्टा हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। उसके बाद है ये वाला प्रॉपर्टी वाला ही फॉर्मूला है, PA यूनियन B गिवन C, ये सारी प्रॉपर्टी वाला ही जो हमने प्रूव किया था वो यही फॉर्मूला है। डिमॉर्गन्स लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है +1 में अच्छी तरह, A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A' इंटरसेक्शन B' एंड A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। क्लियर? उसके बाद लास्ट है, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है? 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। डिसजॉइंट के केस में भी सेम यही चीज होती है। क्लियर है? उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, वेयर यहाँ इवेंट्स हमें गिवन है। हमने क्या करना है? जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस बनाना है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स,
तो उसका सैम्पल स्पेस, हर एक एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस जनरेट करना आपने +1 में अच्छी तरह किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को 3 टाइम टॉस करना। तो इसका सैम्पल स्पेस आप लिख सकते हो HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। क्लियर है? किस तरह से हम बनाते हैं इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसे हम बनाते किस तरह से हैं सैम्पल स्पेस को, देखो 3 टाइम्स कॉइन टॉस हमने करना है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, 2�3, यानी 8। क्लियर? तो सबसे पहले हमें पता है कि 8 आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट की। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 टाइम्स हेड लिखेंगे, देन 4 टाइम्स टेल लिखेंगे। 4 का हाफ किया 2, देन 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। अब 2 का हाफ किया 1, तो 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, HT। तो इन्हें थोड़ा सेट करके कंबाइन करके लिख लो इस तरह से, ये इसका पूरा सैम्पल स्पेस बन गया। तो इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी एक ट्रिक है, हम इसका सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉइन को 4 टाइम टॉस करना हो तो उसमें देखो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 2⁴ होंगी, यानी 16 होंगी। तो अकॉर्डिंगली 16 का हाफ किया 8, तो 8 टाइम्स हेड, 8 टाइम्स टेल, देन 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, देन 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, देन 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। इस तरह सैम्पल स्पेस उसका भी हम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमने सैम्पल स्पेसिस का लिख दिया। सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो यहाँ तक सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमें दिया क्या हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इवेंट ई है, हेड ऑन 3rd टॉस। इवेंट एफ है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले इवेंट ई का हम सेट बनाएंगे। इवेंट ई में क्या दे रखा है, हेड ऑन 3rd टॉस। हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे हमारी कंडीशन किस किस आउटकम में पूरी हो रही है, यानी 3rd टॉस में हेड कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट है HHH, तो HHH यहाँ लिखेंगे। क्लियर? HHT इसमें नहीं क्योंकि 3rd टॉस पे टेल है, यहाँ है इन दोनों पे। HTH है, यहाँ नहीं पूरी हो रही क्योंकि 3rd टॉस में टेल है, यहाँ 3rd टॉस में हेड है, यहाँ पूरी हो रही है। THT यहाँ इसमें भी नहीं पूरी हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट। TTH इसमें पूरी हो रही है। तो 1 2 3 4 ये 4 आउटकम्स हमारी इवेंट ई के अंदर आ जाएंगी, HHH, HTH, THH, TTH। क्लियर? तो ये हमने इवेंट ई का पूरा सेट लिख दिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली इवेंट एफ क्या दे रखी है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहली 2 टॉसेस पे हेड होने चाहिए। तो हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि पहली 2 टॉसेस पे हेड कहाँ कहाँ है। यहाँ HH यानी फर्स्ट इवेंट है, HH फर्स्ट इवेंट है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ इन 2 में है। तो HHH, HHT ये 2 आउटकम्स हमारी F इवेंट के अंदर आ जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड PE गिवन F। क्लियर? तो PE गिवन F का फॉर्मूला आपको पता ही है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। PE गिवन F का मतलब है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF सच दैट PF इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो PE इंटरसेक्शन F के लिए हमें E इंटरसेक्शन F देखना होगा, E इंटरसेक्शन F सेट निकालना होगा। तो सिंपल है, E और F इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो। कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ HHH, तो HHH ये आ गया इस सेट में, यानी एक आउटकम आ रही है E इंटरसेक्शन F में। अब फॉर्मूले के अंदर हमें PE इंटरसेक्शन F चाहिए, तो PE इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला क्या है, NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, यानी NE इंटरसेक्शन F यानी 1, NS यानी 8, तो 1/8। सिमिलरली
PF की बात करें तो इसका मतलब क्या है, NF अपॉन NS। NF यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हैं, 2 हैं, और S में कितने हैं, 8 हैं, तो 2/8। तो PE गिवन F में ये वैल्यूज पुट कर दो, 1/8 अपॉन 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/2 इज आंसर। क्लियर। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, ये आप खुद ट्राई करोगे। सैम्पल स्पेस में से इवेंट्स लिख लेनी है हमने और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर्मूले में पुट करने के बाद। बाकी इसके सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।